हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं वीएमएमसी का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये डराते हैं। डरने वाली इसमें इतनी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसके न्यूमेरिकल भी आराम से हो जाते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में इसका थ्योरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। 5 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, नाम से ही इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे कि आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज 0 रहेगा। एडियाबैटिक हीट चेंज 0 रहेगा। आइसोबारिक प्रेशर चेंज 0 रहेगा। आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज 0 रहेगा। और साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वहीं पे ख़त्म होएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज आपका 0 रहने वाला है। उसके बाद है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इस पर कॉमनली क्वेश्चन आते होते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं इसके। पहला आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W = P डेल्टा V, सबसे इजी फॉर्मूला चैप्टर का। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो मतलब वर्क डन बाय द गैस है तो वर्क डन नेगेटिव होएगा, और अगर कंप्रेशन हो रही है मतलब गैस पे वर्क हो रहा है तो मतलब वर्क डन आपका पॉजिटिव होने वाला है। इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला है वो है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लेना। फिर फ्री एक्सपेंशन, ये भी कुछ नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। अब वैक्यूम है तो प्रेशर 0 होएगा और वर्क डन भी 0 होएगा। फिर है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपके सम होते हैं टोटल एनर्जी का, जितनी भी टाइप की एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है। अब डेल्टा यू पॉजिटिव है मतलब एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा यू नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ये सबसे बेसिक लॉ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसके मैथमेटिकली 2 फॉर्मूले होते हैं, मस्ट हैं, ये याद होने चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशंस, इसी के बेसिस पे आगे ये 4-5 टाइप के और फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब डेल्टा टी 0 है। अब डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होएगा, तो उससे Q = -W आ जाएगा। एडियाबैटिक है, Q 0 होएगा तो डेल्टा U = P डेल्टा V हो जाएगा, मतलब डेल्टा U = वर्क डन। ऐसे ही आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 है मतलब डेल्टा U = Q है। ऐसे ही साइक्लिक और आइसोबारिक में एंथैल्पी होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है डेल्टा H = डेल्टा U प्लस वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V। अब P डेल्टा V को आप डेल्टा NRT लिख सकते हैं, जो कि आइडल इक्वेशन से आता है। P = NRT, याद हो गया सबको। अब डेल्टा H का दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा H = NCP डेल्टा T। ये याद रखना, डेल्टा H NCP डेल्टा T होता है और डेल्टा U NCP डेल्टा T होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, याद होना चाहिए। अब हीट कैपेसिटी C, हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 1 मोल सब्सटेंस होगी तो इसी का नाम मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, और अगर 1 ग्राम सब्सटेंस होगी तो इसी का नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। सीधा फॉर्मूला है Q = C डेल्टा T। अब C की वैल्यू Q डेल्टा T से निकाल सकते हैं। अब CP - CV = R होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए। ये CV और CP की कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। ये पूरी टेबल पॉइजनस रेशो CP/CV, ये इन 3 गैसेस के लिए तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर पॉइजनस रेशो कांस्टेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप बाकी 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। सीधा याद करना चाहते हैं सीधा याद कर लीजिए, मैं ऐसे करता था, पहला फॉर्मूला याद कर लेता था, बाकी उसे डिराइव हो जाते थे, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंजेस को मोस्टली क्वेश्चन एंथैल्पी चेंजेस पे आते हैं, तो इनके नाम इतने पता होने ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस करके आंसर आ जाते होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिंपल है, जब एलिमेंट से कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये उसका सीधा फॉर्मूला है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न कम्प्लीटली। कैलोरीफिक वैल्यू में भी हीट रिलीज होती है, पर ये होता है 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए। तो इससे इसका फॉर्मूला सीधा डिराइव हो रहा है कि डेल्टा H कंबशन = कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मोलर मास। उसके बाद है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये होता है हीट रिलीज व्हेन 1 मोल H+ इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल OH-। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है, दोनों का जब एक में न्यूट्रलाइज हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज होती है -57.1 किलो जूल, और इसे 1 किलो कैलोरी में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी।
अब डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होती है एच एफ के लिए, ये ग्रेटर देन -57.1 किलो जूल होती है। ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉरी। अब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन यही होने वाली है, और जितने भी वीक हैं उनकी इससे कम होएगी। अब क्वेश्चंस में कई बार आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जा सकती है, तो उसका निकालने का भी सीधा सीधा तरीका है, आपको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पता है, क्वेश्चन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपको दी हुई होगी, तो अब इसमें से उसको माइनस करके न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ये भी नाम आपने सुने ही होंगे सारे, पता होने चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जब लिक्विड से गैस बनता है, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जब सीधा सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाता है, ठीक है। अब है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये भी बेसिक चीज़ ही है। अगर हम ए से डी पे जा रहे हैं बी और सी के थ्रू, या ए से सीधा डी पे जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे H1, H2, H3 एनर्जी रिलीज हो रही है हर स्टेप में, और यहाँ पे सीधा H4 हो रही है, तो इन तीनों का सम H4 के इक्वल आने वाला है। अब डेल्टा एच रिएक्शन का एक और फॉर्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। इसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से आप डेल्टा एच रिएक्शन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में याद करने वाली बात यह है कि बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू पहले आती है, रिएक्टेंट की बाद में आती है, इसमें उल्टा होता है। ये चीज़ याद होनी मस्ट है, याद रखना। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो कि अपने आप टेक प्लेस कर जाएगी, जैसे कि पानी का बहना ऊपर से नीचे, या फिर हीट का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होएगी जब उसकी एनर्जी मिनिमम होएगी, ये तो सुना ही होगा, मिनिमम एनर्जी लीड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और उसकी रैंडमनेस मैक्सिमम होएगी, मतलब जितना वो फ्रीली मूव कर पाएगा उतना वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होएगा। उसके बाद एनोट्रोपी, एनोट्रोपी इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना। अब सेकंड लॉ और थर्ड लॉ एंट्रोपी पे बेस्ड है, इन पे न्यूमेरिकल तो इतने बनते नहीं है, इनकी स्टेटमेंट मैंने दी हुई है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब एनोट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, ये जो 3 फॉर्मूले हैं इस पे नीट पे क्वेश्चन आया नहीं है, एम्स में कभी कभी आ जाते हैं, तो ये 3 फॉर्मूले याद कर लेना आप। अब एनोट्रोपी इंक्रीज कब होएगी, सीधी सीधी बात है, एनोट्रोपी क्या होता है, मतलब रैंडमनेस, मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, तो जब गैस में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट ज़्यादा होएगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा होएगी। टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड बढ़ेगी तो मूवमेंट ज़्यादा होएगी, और जितना ज़्यादा स्पेस होएगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट होएगी। और फिर है गिब्स एनर्जी, ये टॉपिक आपको फॉर्मूले सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको इक्विलिब्रियम में भी काम आता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आता है। डेल्टा जी का थर्मो में फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें याद करने वाली बातें ये 3 हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगी, 0 है तो इक्विलिब्रियम में होगी। डेल्टा जी रिएक्शन अब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सीधा सीधा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, तो अगर आपके डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस और टेम्परेचर पे, क्योंकि इस केस में डेल्टा जी आपका टेम्परेचर कोई भी हो नेगेटिव ही आने वाला है। अब ऐसे अगर आपके डेल्टा एच नेगेटिव है तो हाई टेम्परेचर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है और लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस है। अब दूसरा केस जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी हर टेम्परेचर पे, और जब आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी और लो पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसके बाद डेल्टा जी के 2 फॉर्मूले और हैं, ये आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड है, ये याद रख लेना, इनके 2-3 चैप्टर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब थर्मो के मेजर क्वेश्चंस ग्राफ्स पे आते हैं, तो ग्राफ्स में बेसिकली आपको प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो मेनली ये 4 प्रोसेस पे क्वेश्चन आते हैं, उसके सबसे बेसिक केस मैंने दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि आइसोबारिक है, वॉल्यूम लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए ये प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि आइसोबारिक है। ऐसे ही आइसोकोरिक में ये प्रेशर लाइन का कांस्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा आइसोकोरिक है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक ऐसे होते हैं, एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा होती है, बस इनमें ये डिफरेंस होता है। तो ये ग्राफ से आपका प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। थैंक यू।